नमस्कार साथियों। राजस्थान कला और संस्कृति की राजस्थान दुर्ग श्रृंखला में आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। आप तमाम विद्यार्थियों का, तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर जिले में ही स्थित एक किले की, जिसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। उस नाहरगढ़ के ऊपर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। और हर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से नाहरगढ़ किला बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से सुदर्शन गढ़ जो है, जिस नाम से उसे पुकारा जाता था। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसको मीठड़ी का किला कहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा किला जिसे जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा किला जहां पर कहते हैं कि 9 एक जैसे महल विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। जी हां, मैं नाहरगढ़ दुर्ग पर बात आज के वीडियो लेक्चर में कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर साथ साथ इसको नोट करते रहिए। निश्चित रूप से ये जानकारियां आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नाहरगढ़ का किला, जिसका एक दृश्य आप इस फोटोग्राफ के अंदर भी देख पा रहे हैं, इस पिक के अंदर भी देख पा रहे हैं। ये नाहरगढ़ के किले का भव्य दृश्य आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा। नाहरगढ़ के किले पर बात मैं प्रारंभ करूं। आज का शीर्षक, आज का हेडिंग लगाऊं, नाहरगढ़ दुर्ग। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर नाहरगढ़ का किला आया हुआ है? तो आप तमाम विद्यार्थियों को जानकारी है, ये नाहरगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। नाहरगढ़ अभयारण्य भी आपने सुना होगा, और नाहरगढ़ किला जिसकी चर्चा मैं यहां पर राजस्थान दुर्ग श्रृंखला के अंतर्गत कर रहा हूं। नाहरगढ़ की बात करें, शुक्र नीतिकार ने जो 9 श्रेणियां दुर्गों की बताई, शुक्र नीतिकार के अनुसार ये दुर्ग जो है, आपको जानकारी हो, गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर इस किले को हम शामिल करते हैं, क्योंकि ये किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। ये किला जिसको कई उपनामों से जाना जाता है। इस किले को हम जयपुर का मुकुट मणि कहते हैं। जयपुर का मुकुट कह दो, जयपुर का मुकुट मणि कह दो। राजस्थान का ये किला जयपुर के मुकुट मणि के नाम से जाना जाता है। जयपुर जिले का ये किला नाहरगढ़, इसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर, आपको ध्यान हो, इस किले का पुराना नाम कह दो सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़, ये सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ कैसे बना, इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन इस किले का एक नाम सुदर्शनगढ़, इस किले का प्रारंभिक नाम अगर कहूं तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शनगढ़ के नाम से यह किला जाना जाता है। इस किले को हम टाइगर फोर्ट भी कहते हैं। इस किले को हम टाइगर फोर्ट भी कहते हैं। यह किला मीठड़ी का किला, आपको जानकारी हो, इस किले को मीठड़ी के किले के नाम से, मीठड़ी का किला उपनाम से भी जाना जाता है। यह किला ऐसा है जिसमें जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल बनाए, इसलिए यह किला महलों वाला किला भी कहलाता है, महलों का दुर्ग भी कहलाता है। इस किले को हम महलों का दुर्ग भी कहते हैं, इस किले को हम मीठड़ी का किला भी कहते हैं, इस किले को हम सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं, इस किले को हम टाइगर फोर्ट भी कहते हैं। ये किला आज की तारीख में नाहरगढ़ भी कहलाता है। बताना चाहूंगा इस नाहरगढ़ के बारे में, इसके निर्माता के बारे में। अगर नाहरगढ़ किले के निर्माता की चर्चा की जाए तो आपको ध्यान हो, इस किले का निर्माण जयपुर के शासक, और मैं ये कहूंगा, मुझे ये कहने में आपको जानकारी हो, आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह द्वितीय, उन्होंने 1734 ईस्वी के अंदर मराठों के विरुद्ध में अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए इन्होंने इस किले का निर्माण कराया, जिसे हम नाहरगढ़ कहते हैं। मराठों के विरोध में अपने राजधानी की सुरक्षा के पर्पस से इस किले का निर्माण करवाया गया। इस किले का निर्माण किसके द्वारा हुआ? इस किले का निर्माण जयपुर के शासक, इस किले का निर्माण जयपुर के शासक सवाई जय सिंह
इस किले का निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई जयसिंह कह दीजिए, और आप जयसिंह अगर द्वितीय भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिर्जा राजा जयसिंह जयसिंह प्रथम है, सवाई जयसिंह जयसिंह द्वितीय है। सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, जिसको औरंगजेब ने इनकी वाक्पटुता के कारण, कहते हैं कि सवाई जयसिंह जी को जब इनके पिता बिशन सिंह औरंगजेब से सवाई जयसिंह की मुलाकात करा रहे थे तो सवाई जयसिंह की वाक्पटुता को देखते हुए सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने क्या कहा कि बाकी सब तो एक होते, ये सवाया है, और इसका नाम सवाई जयसिंह पड़ गया। और बाद में सवाई जयसिंह के जो वंशज हुए उन्होंने इस उत्तराधिकारी को, इस उपाधि को वंशानुगत रूप से इस्तेमाल किया। तो सवाई जयसिंह के बाद में सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, तो बाद में सब सवाई सवाई हो गए, लेकिन पहली बार सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, और इस किले का निर्माण कब हुआ? 1734 ईस्वी के अंदर ये किला बनाया गया। और इस किले को बनाने का पर्पज मराठों के विरुद्ध अपनी राजधानी की सुरक्षा, आपको ध्यान हो, मराठों के विरोध में अपनी राजधानी की सुरक्षा चाहते थे, और इसलिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ के किले का जब निर्माण होता था तो कहते हैं कि दिन को ये किला बनाते थे, और दिन को जितना निर्माण होता था रात को वो निर्माण बिखर जाता था। दिन को कंस्ट्रक्शन काम होता था, दिन को मजदूर पत्थर चढ़ाते थे, रात को पत्थर नीचे गिर जाते थे। कहने का मतलब इस किले का जितना निर्माण होता था, दिन में करो निर्माण और रात को वो निर्माण क्या हो जाता था? ध्वस्त। तो कहने का मतलब यह है कि सवाई जयसिंह जी जब इस किले को बना रहे थे, इस किले का निर्माण दिन में करवाते थे, रात को वो निर्माण क्या हो जाता था? ध्वस्त हो जाता था, यानी किले का निर्माण ध्वस्त हो जाता था। अब दिन के अंदर निर्माण होता था और रात को पत्थर नीचे गिर जाते थे, रात को किला क्या हो जाता था? ध्वस्त हो जाता था। तो पूछवाया गया कि आखिर कारण क्या? किले को दिन में पत्थर चढ़ाते, रात को पत्थर गिर जाते, मतलब निर्माण किया कराया सब चौपट, ठीक है। लेकिन अब बात सवाई जयसिंह जी के जहन में जब आई तो ऐसा कहते हैं कि एक तांत्रिक सवाई जयसिंह जी के दरबार में बैठा करते थे, एक विद्वान बैठा करते थे जिनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। कहते हैं कि पुंडरीक रत्नाकर से उपाय पूछा गया और उन्होंने जो तंत्र विद्या वगैरह करी, कहते हैं यहाँ नाहर सिंह भोमिये का वास है, और वो नाहर सिंह भोमिये का वास है तो भोमिया जी गुस्से में थे, और दिन को निर्माण होता था और रात को वो निर्माण क्या हो जाता था? धराशायी हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? या क्या? नाहर सिंह भोमिये की पूजा करवाई और नाहर सिंह भोमिये का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, थान बनवाया, और फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। तंत्र विद्या करके तंत्र विद्या वगैरह करी गई, और आपको ध्यान हो नाहर सिंह भोमिये को राजी किया गया। और जब नाहर सिंह भोमिया राजी हुआ, आपको ध्यान हो, इसलिए इस किले का नाम भी बदल दिया। ये किला पहले किस नाम से पुकारा गया, या शुरुआत में जब इस किले का निर्माण शुरू किया गया तो इस किले का नाम क्या रखा गया था? इस किले का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। भगवान श्री कृष्ण के चक्र के नाम पर सुदर्शनगढ़। आपको ध्यान हो, इस किले का नाम क्या रखा गया था? इस किले का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शनगढ़। लेकिन भोमिया जी, नाहर सिंह जी भोमिया नाराज थे, और नाहर सिंह जी भोमिया जब नाराज थे तो आपको जानकारी हो, आज भी जब हम किले की प्राचीर में जो प्रवेश द्वार है उसके पास में देखते हैं तो नाहर सिंह जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, नाहर सिंह जी का थान बना हुआ है। आज वहां पर जो नाहर सिंह की जो आत्मा घूमती थी, या नाहर सिंह बाबा का जो था, बाद में तांत्रिक पुंडरीक रत्नाकर ने अपनी तंत्र विद्या से, अपन क्या ना भूत प्रेत घरे कोई आत्मा आवे तो वो आत्मा ने बीजी जगह कहती है थौन में ब्याड़ो, तो नाहर सिंह जी बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी किया,
और आज उनका जो स्थान है नारसिंह जी का, वो जयपुर में आंबागढ़ के पास एक चौबुर्जी गढ़ी के अंदर स्थापित कर दिया, जहां नारसिंह को लोक देवता के रूप में फिर वो पूजा जाने लगा। तो कहने का मतलब इस किले के भीतर भी हम देख सकते हैं नारसिंह का जो है एक छोटा सा थान या मंदिर वो बनवाया गया, और इसी नाहरसिंह भोमिया के नाम पर इस किले का नाम क्या हो गया? इस किले का नाम नाहरगढ़ हो गया। और जैसे ही नाहर सिंह की पूजा करवाई, नाहर सिंह का छोटा सा थान बनवा दिया, नारियल वगैरह चढ़ा दिया, उसके बाद में फिर निर्माण कार्य शुरू किया, तो निर्माण चलता गया, फिर वो निर्माण ध्वस्त हुआ नहीं। तो बात समझ में आ गई कि नाहर सिंह की आत्मा घूम रही थी और तांत्रिक पुंडरीक रत्नाकर ने आत्मा को कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो इस किले का फिर निर्माण हुआ, और इसलिए इस किले का निर्माण कहते हैं उस जमाने के अंदर नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, चूंकि पहले सोचा था सुदर्शनगढ़ नाम रखेंगे, लेकिन फिर नाहर सिंह भोमिये के कारण दिन में जो निर्माण होता था रात को ध्वस्त हो जाता था, तो उस नाहर सिंह भोमिये की पूजा पाठ करवा के मंदिर बनवा के और इस किले का नाम क्या रख दिया? इस किले का नाम रख दिया नाहरगढ़ का किला। इस किले का नामकरण क्या हो गया? इस किले का नामकरण हो गया नाहरगढ़ का किला। तो ये सुदर्शनगढ़ नाहर सिंह भोमिये के नाम पर किस नाम से परिचित हो गया या किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? नाहरगढ़ के किले के नाम से ये विख्यात हो गया। मैं एक जानकारी आपको इस नाहरगढ़ के किले के संदर्भ में और देना चाहूंगा। नाहरगढ़ के किले के बारे में कहते हैं, इस नाहरगढ़ के किले के संदर्भ में ये कहा जाता है कि सवाई जयसिंह जी ने इस किले का निर्माण मराठों के विरुद्ध अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए करवाया, लेकिन इस किले के अधिकांश भव्य राजमहलों का निर्माण सवाई राम सिंह जी द्वितीय के काल में 1867-68 के अंदर हुआ। यानी इस किले के अंदर ज्यादातर जो भव्य महल बने हुए हैं, भव्य राज प्रासाद जो इस किले के भीतर है, उनका निर्माण जो हुआ वो किसके काल में हुआ? वो निर्माण सवाई राम सिंह जी द्वितीय के काल में हुआ। वही सवाई राम सिंह द्वितीय जिसके काल में जयपुर गुलाबी नगरी बना। सवाई राम सिंह जी के काल में 1867-68 के अंदर कहते हैं इस किले का पुनर्निर्माण हुआ, और इस किले का जब पुनर्निर्माण हुआ तो सवाई राम सिंह जी सेकंड के काल में 1868 के अंदर बहुत सारे राजमहल इस किले के भीतर बनाए गए। इस किले के भीतर बहुत सारे महल बनाए गए। लेकिन सवाई राम सिंह जी सेकंड के बाद आपको जानकारी हो, सवाई माधो सिंह सेकंड की बात करूंगा। 9 एक जैसे महल, परीक्षा में यह सवाल पहले भी पूछा गया है, 9 एक जैसे महल। और ये 9 एक जैसे महल कौन सी शैली में? अंग्रेज शैली में, विक्टोरिया शैली में, अंग्रेज स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल में, विक्टोरिया शैली के अंदर 9 एक जैसे महल इस नाहरगढ़ के किले के भीतर हम देख सकते हैं। ये 9 एक जैसे महल किसने बनाए? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनाए। सवाई माधो सिंह द्वितीय, उन्होंने 9 एक जैसे महल विक्टोरिया शैली के अंदर बनाए। और ये 9 एक जैसे महल किसके नाम पर बनाए? सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवान के नाम पर। पासवान मतलब जो राजा की उपपत्नी होती थी, राजा की जो उपपत्नी मतलब कोई दासी वगैरह होती थी जिसके साथ राजा का नाजायज संबंध होता था, उसको कहते थे परदायत। और अगर राजा उस परदायत को सोने और चांदी के गहने पहनने की अनुमति दे दे, मतलब रानी, क्योंकि सोने चांदी के आभूषण राज दरबार में रानियां पहनती थी, और रानी के बराबर का दर्जा दे दे, मतलब उस परदायत को, जो राजा की उपपत्नी है, जो नाजायज पत्नी है, उस उपपत्नी को अगर सोने और चांदी के गहने पहनने की अनुमति दे देते थे तो वो परदायत क्या बन जाती थी? वो परदायत पासवान बन जाती थी। और 9 पासवानें सवाई माधो सिंह जी द्वितीय की थी, और उन 9 पासवानों के नाम पर इन्होंने, उन 9 पासवानों के नाम पर 9 एक जैसे महल बनाए। और उन 9 एक जैसे महल, सभी महल कौन सी शैली के अंदर है? विक्टोरिया शैली के अंदर है। कौन सी शैली के अंदर है? विक्टोरिया शैली के अंदर है। ध्यान देना, कितने महल है? 9 महल है, 9 एक जैसे महल।
आपको ध्यान हो कितने एक जैसे महल है? 9 एक जैसे महल। अब वो 9 एक जैसे महल जो है वो कौन से महल है? जैसे मैं बताना चाहूंगा, सूरज प्रकाश, खुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश। आपको ध्यान हो 9 एक जैसे महल, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, कुल मिलाकर कितने महल है? 9 प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, 9 एक जैसे महल। ध्यान दीजिएगा 9 एक जैसे महल। मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिख देता हूं, जैसे सूरज प्रकाश महल है, लक्ष्मी प्रकाश महल है, लक्ष्मी प्रकाश महल है, ललित प्रकाश महल है, खुशाल प्रकाश महल है, चांद प्रकाश महल है, चांद प्रकाश महल है, बसंत प्रकाश महल है, बसंत प्रकाश महल है। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, सूरज प्रकाश हो गया, लक्ष्मी प्रकाश हो गया, खुशाल प्रकाश हो गया, जवाहर प्रकाश हो गया। कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7। 7 और 2 महल कौन से है? कमेंट करिएगा। आपको ध्यान हो सूरज प्रकाश है, खुशाल प्रकाश है, ललित प्रकाश है, आनंद प्रकाश है। ठीक है ना, आनंद प्रकाश का नाम रह गया। आनंद प्रकाश का नाम अपन लिख सकते हैं। आनंद प्रकाश का जो है वो महल है। कहने का मतलब लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ये टोटल मिलाकर अपने को कितने प्रकाश महल हो जाएंगे? 9 प्रकाश महल, मतलब 9 महल इनके नाम है। ये 9 पासवान हो गई। सूरज प्रकाश महल, खुशाल प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, जवाहर प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल। इसी तरीके से आपको जानकारी हो फूल प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल। तो कुल मिलाकर कितने महल हो गए? 9 महल हो गए, फूल प्रकाश महल। तो ये 9 महल अपनी जानकारी में होनी चाहिए। सूरज प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, खुशाल प्रकाश महल, चांद प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, जवाहर प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, फूल प्रकाश महल, यानी 9 एक जैसे महलों का निर्माण इस नाहरगढ़ के किले में किसने कराया? सवाई माधो सिंह जी द्वितीय के काल में 9 एक जैसे महलों का निर्माण यहां पर कराया गया। आपको ध्यान हो ये 9 एक जैसे महल है और ये 9 महल कौन सी शैली के अंदर बनाए गए हैं? ये 9 महल जो है विक्टोरिया शैली के अंदर बनाए गए हैं। तो ये 9 एक जैसे महल तो सवाई माधो सिंह जी के काल में, और बाकी सौंदर्यपूर्ण जो बहुत सारे महल यहाँ पर दूसरे बने हुए हैं उनका निर्माण राम सिंह जी सेकंड के काल के अंदर करवाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, इस नाहरगढ़ के किले के अंदर सवाई माधो सिंह जी की बात तो हमने की जिन्होंने 9 एक जैसे महल बनाए, लेकिन एक जानकारी और आपको पता हो कि इस नाहरगढ़ की तलहटी के अंदर एक जगह है जिसको हम गैटौर कहते हैं, और वहां गैटौर की छतरिया है। और परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है कि ये गैटौर की छतरिया का है, नाहरगढ़ किले की ही तलहटी के अंदर है। गैटौर की छतरिया नाहरगढ़ के किले की तलहटी के अंदर ही है। और ये गैटौर की छतरिया कौन से राजाओं की छतरिया है? जयपुर के कछवा राजाओं की छतरिया है। कौन से राजाओं की छतरिया है? जयपुर के कछवा शासकों की छतरिया यहां पर हमें दिखाई देगी। और जयपुर के कछवा शासकों की उन छतरियों को हम क्या कहते हैं? जयपुर के कछवा शासकों की उन छतरियों को हम गैटौर की छतरिया कहते हैं। ये जो गैटौर की छतरिया जयपुर के कछवा शासकों की छतरिया है, जिसमें सबसे सुंदर छतरी हमें जयपुर के महाराजा, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह की मिलेगी। ध्यान देना, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह की छतरी यहां पर सबसे सुंदर छतरी के रूप में हमें दिखाई देगी। ये गैटौर की छतरिया अगर परीक्षा में पूछ ले कि गैटौर की छतरिया कौन से किले की तलहटी के अंदर है,
तो अपने को ध्यान रखना है गैटौर की छतरी जो है, गैटौर की छतरिया जो है वो नाहरगढ़ किले की तलहटी के भीतर आई हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हमारे जहन के अंदर इस नाहरगढ़ के किले के बारे में होनी चाहिए। नाहरगढ़ के किले के बारे में एक बात और आती है कि यहां जगत सिंह जी जो जयपुर के राजा रहे, उन्होंने, जगत सिंह सेकंड, उन्होंने अपनी प्रेयसी रस कपूर को, आपको ध्यान हो, जयपुर के शासक जगत सिंह की प्रेयसी रस कपूर कुछ समय के लिए इस किले में कैद रही। जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड या जगत सिंह कह दो, जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय की प्रेयसी, उनकी प्रेमिका रस कपूर इस नाहरगढ़ के किले में कैद रही। इस नाहरगढ़ के किले में कैद रही थी जयपुर के शासक जगत सिंह जी की प्रेयसी रस कपूर। तो ये नाहरगढ़ के किले के बारे में विशेष रूप से कुछ बातें हमारे को ध्यान रखनी है। 9 एक जैसे महलों के लिए जाना जाने वाला राजस्थान का ये नाहरगढ़ किला, निश्चित ही बात है ये नाहरगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण किला राजस्थान का हम लोग देख सकते हैं। राजस्थान का ये नाहरगढ़ का किला अत्यंत, मतलब अगर आप कभी जयपुर जाते हो तो आमेर के साथ साथ इस नाहरगढ़ के दर्शन भी करिएगा। हालांकि नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी है आसपास, जब जाते हो तो दिन के समय ही जाते हैं, रात के समय थोड़ा रिस्की भी रहता है क्योंकि एक सेंचुरी एरिया है, अभ्यारण्य का क्षेत्र है और जैविक उद्यान के रूप में भी अब नाहरगढ़ को जो है वो डेवलप कर लिया गया है। तो ये बात हमने की राजस्थान के मशहूर नाहरगढ़ किले की। नाहरगढ़ के बाद मैं राजस्थान के एक और किले की चर्चा भी आपको करना चाहूंगा। वो किला है चोमू का किला। राजस्थान का एक और दुर्ग जिसकी चर्चा इस वीडियो लेक्चर में मैं आगे बढ़ा रहा हूं, वो किला है चोमू का किला। चोमू का किला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक स्थल दुर्ग है। ध्यान देना, चोमू का किला राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? जयपुर जिले में। और अगर शुक्ल नीतिकार के अनुसार बात करें तो गिरिदुर्ग है नहीं है। स्थल दुर्ग का जिक्र शुक्ल नीतिकार की 9 श्रेणियों में नहीं है, लेकिन चूंकि ये जमीन पर है इसलिए इस किले को हम कौन सी श्रेणी के भीतर रख सकते हैं? ये जमीन पर बना किला होने के कारण, ये भरतपुर के लोहागढ़ की तरह, ये बीकानेर के जूनागढ़ की तरह, ये जैसलमेर के सोनारगढ़ की तरह, आपको ध्यान हो, स्थल दुर्ग की कैटेगरी के अंदर आता है। और इस किले का निर्माण 1595-1597 के बीच ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। जयपुर रियासत के एक ठाकुर थे करण सिंह, सरदार थे करण सिंह। उन्होंने वेणीदास संत के आशीर्वाद से इस किले का निर्माण करवाया। और आपको जानकारी हो, ठाकुर करण सिंह जी के काल में इस किले का निर्माण हुआ। इस किले को चोमुहागढ़ भी कहते हैं, इस किले को धाराधारगढ़ भी कहते हैं। और चूंकि ठाकुर रघुनाथ सिंह जी ने भी इस किले में कुछ निर्माण कार्य करवाए, इसलिए इस किले को रघुनाथ गढ़ भी कहा गया। तो यह भी ध्यान रखना है, इस किले का निर्माण किसके द्वारा हुआ? इस किले का निर्माण, अगर बेसिकली बात करूं, चोमू के किले की बात करूं, तो 1595 से लेकर और 1597 के मध्य ये किला बनाया गया। ये किला ठाकुर करण सिंह के द्वारा बनाया गया। जयपुर रियासत के एक सरदार थे, ठाकुर थे करण सिंह। ठाकुर करण सिंह के द्वारा ये किला जो है वो बनवाया गया। आपको जानकारी हो, ठाकुर करण सिंह जी ने ये किला बनवाया। ठाकुर करण सिंह जी के द्वारा ये किला बनवाया गया। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ठाकुर करण सिंह ने ये किला जो बनाया, ये संत वेणीदास के आशीर्वाद से बनाया। संत वेणीदास के आशीर्वाद से, संत वेणीदास के आशीर्वाद से इस किले का निर्माण करवाया गया। इस किले को हम चोमू का किला कहते हैं। ये स्थल दुर्ग है। इस किले को चोमुहागढ़ कहते हैं। आपको ध्यान हो, इस किले के लिए हम क्या नाम यूज कर सकते हैं? इस किले को हम चोमुहागढ़ कहते हैं। चोमुहागढ़, 4 मुंह वाला गढ़, चोमुहागढ़। इस किले को हम धाराधारगढ़ भी कहते हैं। इस किले को हम धाराधारगढ़ भी कहते हैं। और इस किले में कुछ निर्माण कार्य रघुनाथ सिंह जी के काल में हुए, इसलिए इस किले को रघुनाथ गढ़ भी कहते हैं। रघुनाथ गढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि रघुनाथ सिंह जी ने भी यहां पर कुछ निर्माण कार्य, मूल निर्माता तो ठाकुर करण सिंह है,
लेकिन रघुनाथ सिंह जी के काल में भी कुछ निर्माण कार्य करवाए गए। ध्यान देना, रघुनाथ सिंह जी के काल में भी कुछ निर्माण कार्य हुआ, इसलिए इस किले को रघुनाथ गढ़ भी कहते हैं। तो आपको जानकारी हो, इस किले को हम चोमुआ गढ़ कहते हैं, इस किले को हम धाराधार गढ़ कहते हैं, इस किले को हम रघुनाथ गढ़ कहते हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाह रहा हूं। जब चोमू के किले की बात करते हैं अपन, तो चोमू के किले के अंदर एक प्रवेश द्वार है मंगलपोल। इस किले का एक प्रवेश द्वार है मंगलपोल, और उस मंगलपोल के पास में एक मंदिर है, भगवान गणेश का मंदिर। प्रवेश द्वार मंगलपोल यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है चोमू के किले के अंदर, और उस मंगलपोल के पास में भगवान गणेश का, भगवान गणपति का एक मंदिर भी इस किले के भीतर जो है, चोमू के किले के भीतर बना हुआ है। बताना चाह रहा हूं कि इस किले के जस्ट सामने भगवान सीताराम का मंदिर भी है। इस किले के सामने, अगर हम इस किले के प्रवेश द्वार मंगलपोल, वहां पास में गणेश मंदिर है, लेकिन किले के सामने जब इस चोमू के किले में जाते हैं ना, तो इस किले के सामने भी एक मंदिर है। और वो कौन सा मंदिर है? इस किले के सामने जो मंदिर है वो सीताराम मंदिर है। सीताराम मंदिर इस किले के जस्ट सामने आया हुआ है। आपको ध्यान हो, कहते हैं कि चोमू के किले पर उस जमाने के प्रसिद्ध आक्रांता थे रजा बहादुर और समरू बेगम। उन्होंने बांडी नदी के मुहाने से इस किले पर गोले बरसाए, लेकिन किले का पतन नहीं कर पाए। आप चोमू के किले के बारे में कहते हैं कि एक जमाने में जब चोमू का किला बना था, उस जमाने में प्रसिद्ध आक्रांता रजा बेगम, ध्यान देना, प्रसिद्ध आक्रांता कौन थे? प्रसिद्ध आक्रांता, सॉरी, रजा बहादुर और समरू बेगम। रजा बहादुर और समरू बेगम, प्रसिद्ध आक्रांता रजा बहादुर व समरू बेगम के द्वारा बांडी नदी के मुहाने से चोमू के किले पर गोले बरसाए गए। चोमू के दुर्ग पर गोले बरसाए गए, लेकिन किले का पतन नहीं हुआ, किला सुरक्षित रहा, किले का पतन नहीं हो पाया। आपको ध्यान हो, किले का पतन फिर भी नहीं हुआ। एक जमाने के अंदर रजा बहादुर समरू बेगम ने बांडी नदी के मुहाने से इस किले पर गोले भी बरसाए थे, लेकिन इस किले का पतन नहीं कर पाए। हालांकि हिस्टोरिकल दृष्टि से ये घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इतिहास की कसौटी पर इस घटना की गहराई में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। बस चोमू के किले की बात थी, तो इसलिए आपको ये जानकारी बेसिक रूप में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। इस किले को रघुनाथगढ़ कहते हैं, इस किले को धाराधारगढ़ कहते हैं, इस किले को चोमुहा गढ़ भी कहते हैं। तो ये इस किले के बारे में एक विशेष बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन इस चोमू के किले के बाद राजस्थान के एक और किले की चर्चा भी इस वीडियो लेक्चर में मैं करने वाला हूं, और वो किला कौन सा? वो किला है तिमनगढ़ का किला। बहुत सारी किताबों में विद्यार्थी इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते कि तिमनगढ़ का जो किला है ये करौली में है कि भरतपुर में। मैं आपको बता दूं, ये भरतपुर करौली बॉर्डर पे तो है, लेकिन ये किला अगर आज की तारीख में अगर तिमनगढ़ किला कौन से जिले में है, तो हमें दिमाग में रखना है कि तिमनगढ़ का किला करौली जिले के अंदर है। तिमनगढ़ का किला अगर आज की तारीख में बात करें तो ये कौन से जिले में है? करौली जिले के अंदर है। अगर करौली और भरतपुर दोनों विकल्प हो तो कंफ्यूज नहीं होना। तिमनगढ़ किला कौन से जिले में? करौली जिले में। और इस तिमनगढ़ के किले का एक नाम और क्या है? त्रिभुवनगढ़। तिमनगढ़ का किला कह दीजिए या त्रिभुवनगढ़ का किला कह दीजिए। तिमनगढ़ कह सकते हैं, इसको त्रिभुवनगढ़ कह सकते हैं। और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर बयाना के राजा विजयपाल यादव, बयाना के राजा कह दो, करौली के यादव वंश के राजा कह दो। करौली, खुद करौली नगर की स्थापना तो बाद में हुई, लेकिन उस समय बयाना का राज्य हुआ करता था और वहां के राजा थे विजयपाल यादव, जिन्होंने विजय मंदिरगढ़ का किला बनाया था। मैं बयाना के राजा विजयपाल की बात करूं तो उनके बेटे थे त्रिभुवनपाल, उनके बेटे थे तिमनपाल,
उनके बेटे थे तवनपाल, त्रिभुवनपाल कह दो, तिमनपाल कह दो, तवनपाल कह दो, एक ही बात है। वो 2 साल तक तिमनपाल लापता रहा और बाद में जब आया तो उन्होंने एक किला बनवाया था, उस किले का नाम था त्रिभुवनगढ़। आपको जानकारी हो इस किले का निर्माण किसने कराया? इस किले का निर्माण तिमनपाल यादव के द्वारा करवाया गया। तिमनगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तिमनगढ़ के किले का निर्माण तिमनपाल यादव के द्वारा करवाया गया। और ये तिमनपाल यादव, या जिसको हम कहते हैं त्रिभुवनपाल या तवनपाल, त्रिभुवनपाल यादव कह दीजिए, त्रिभुवनपाल यादव कह दीजिए, तवनपाल यादव कह दीजिए, एक ही बात है। और ये कौन था? ये विजयपाल यादव का बेटा था। विजयपाल वही बयाना का राजा विजयपाल। विजयपाल यादव के पुत्र थे तिमनपाल यादव, और तिमनपाल यादव के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और इस किले के बारे में बताना चाहूंगा, तिमनगढ़ दुर्ग पहाड़ी पर है, गिरिदुर्ग है। ये तिमनगढ़ का किला राजस्थान का खजुराहो भी कहलाता है। इस तिमनगढ़ के किले को देखो, मंदिरों में तो आप किराड़ू को, जगत के अंबिका मंदिर को खजुराहो कहते हैं, या भंड देवरा को मिनी खजुराहो कहते हैं। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और खजुराहो शैली का मतलब है अश्लील प्रकार के चित्र, खजुराहो शैली। तो वो खजुराहो स्टाइल हमारे को इस तिमनगढ़ किले में भी दिखाई देती है। अगर किलों में किसी को खजुराहो कहना होगा, मंदिरों में नहीं, किलों में, तो राजस्थान का खजुराहो कौन से किले को कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो तिमनगढ़ के किले को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो दुर्गों में कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो तिमनगढ़ के किले को कहते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, तिमनगढ़ का किला जब मुस्लिम अधिकार में आया तो इस किले का नाम बदलकर, और क्या रहा? इस किले का नाम इस्लामाबाद रहा। ध्यान देना, मुस्लिम आधिपत्य में जब यह किला रहा, मुस्लिम आधिपत्य में जब यह किला रहा, तो इस किले को किस नाम से जाना जाता था? मुस्लिम आधिपत्य के दौरान इसे इस्लामाबाद कहा गया। देखो, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, वो अलग है। मुस्लिम आधिपत्य के दौरान तिमनगढ़ के किले को किस नाम से जाना गया? तो मुस्लिम आधिपत्य के दौरान तिमनगढ़ का किला इस्लामाबाद के नाम से भी जाना गया। और अगर बात तिमनगढ़ के किले की करूं, ऐसा कहते हैं, तिमनगढ़ के किले के बारे में अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो तिमनगढ़ के किले के बारे में कहते हैं कि इस किले की बहुत ही बुरी दशा हुई। आपको एक चीज उस घटना पर भी बताऊं, उससे पहले बताना चाहूंगा, तिमनगढ़ का जो किला है ये पान की खेती के लिए लोकप्रिय रहा। जैसे बयाना का किला नील की खेती के लिए, तिमनगढ़ का किला कौन सी खेती के लिए लोकप्रिय रहा, या तिमनगढ़ किस खेती के लिए जाना गया? तो पान की खेती के लिए तिमनगढ़ का किला लोकप्रिय रहा। इस तिमनगढ़ के किले में कहते हैं कि नटनी का श्राप था, ये उजड़ जाएगा। तिमनगढ़ के किले के बारे में कहते हैं कि एक नटनी का श्राप था। नटनी का श्राप था। एक नटनी, अब देखो किंवदंतियां है, और किंवदंती में कहते हैं कि एक नटनी थी जिसने इस किले को श्राप दिया था कि ये किला जो है उजड़ जाएगा। और बाद में कहते हैं कि वो साप फलीभूत हुआ और यहाँ के लोग तिमनगढ़ से जो है वो पलायन कर गए। यहाँ की जो समृद्धशाली कला थी वो यहीं पर रह गई और लोग यहाँ से चले गए। जैसे भानगढ़ के बारे में कहते हैं, जैसे जैसलमेर के कुलधरा के बारे में कहते हैं, वैसे ही भूतिया एक तरीके से कह दो, कोई नटनी के श्राप के कारण ये किला उजड़ गया। अब नटनी का श्राप तो था ही, अब नटनी का श्राप, अब श्राप की पुष्टि इतिहास तो करता नहीं है, तो एक तो नटनी का श्राप था कि ये किला उजड़ जाएगा, ठीक है, नटनी का श्राप तो था ही। दूसरा कहते हैं कि इस तिमनगढ़ के किले में आज भी एक सागर झील दिखाई देती है। कौन सी झील? सागर झील। और तिमनगढ़ के किले में जो सागर झील है, उस सागर झील के तल पर पारस मणि है, पारस पत्थर है कि नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसी अफवाह कह दो या ऐसी चीज थी, कहते हैं कि यहां सागर झील के तल में पारस पत्थर है। अब कोई कहते हैं कि किसी ने कोई लोहे का सामान डाला और बाद में निकाला तो सोने का, हो सकता है कि वैसा कोई सोने की चीज पहले से पड़ी हो, इत्तेफाक था या क्या था पता नहीं, लेकिन तिमनगढ़ की किले की तलहटी में जो सागर झील है उसके बारे में लोगों का कहना है कि सागर झील के तल पर एक पारस पत्थर मौजूद है, और इस पारस पत्थर से किसी भी चीज का स्पर्श हो जाए
तो स्पर्श होने वाली वस्तु क्या हो जाती है? सोने की हो जाती है। स्पर्श होने वाली वस्तु को ये पारस पत्थर किसका बना देता है? सोने का बना देता है। वो वस्तु स्वर्णमयी हो जाती है, ऐसी मान्यता थी। और अब लोगों को तो सोना चाहिए, सोने के लिए तो खून हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पारस पत्थर के लिए इस किले को खोद करके और देखा गया, और इसी तलाश में किले की प्राचीन संपदा को भी लूटकर और एक तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया। पारस पत्थर या था नहीं था ये किसी को पता नहीं, लेकिन उस पारस पत्थर के चक्कर में इस किले की जो समृद्ध विरासत थी वो विरासत ही उजड़ गई। आज ये तिमनगढ़ का किला मैं बताना चाह रहा हूं, तिमनगढ़ का किला, यहाँ की तिमनगढ़ के किले की उस पारस पत्थर की चक्कर के अंदर तिमनगढ़ की जितनी समृद्ध परंपरा है, जितनी मूर्तियां वगैरह, सबको बेच बेचा के और नष्ट कर दिया गया। और ये तिमनगढ़ का किला आज अपनी आप बीती को रो रहा है, अपनी दुर्दशा के ऊपर खड़ा है। ये तिमनगढ़ का किला पान की खेती के लिए अत्यंत ही लोकप्रिय किला रहा। तो इस तिमनगढ़ के किले के संदर्भ में मैंने चर्चा की है, तिमनगढ़ के किले के बारे में बात की है, राजस्थान के नाहरगढ़ किले के बारे में बात की, चोमू के किले के बारे में बात की, और हमने बात की तिमनगढ़ के किले के बारे में चर्चा करी। तिमनगढ़ के किले के बारे में चर्चा करी। एक छोटी सी बात बाला किले के ऊपर भी कर दूं। राजस्थान का ये बाला दुर्ग, ये बाला दुर्ग कहाँ है? ये बाला दुर्ग अलवर के अंदर है। और अलवर में ल और अल, और अल से अलघुराय, अलघुराय में भी अल है, अलघुराय। इस किले पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अलघुराय, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था 13वीं शताब्दी के अंदर। ध्यान देना, अलघुराय ने इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के अंदर करवाया, अलवर का बाला किला। इस पे केवल इतना ही पूछेंगे कि बाला दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? अलवर में। तो बाला किला अलवर में, तो अल से अलघुराय और बाला में बा। इसलिए एक सवाल ये बनता है कि बाबर एक दिन और एक रात इस किले में रुका था। तो बाबर, मुगल बादशाह बाबर एक दिन और एक रात कौन से किले में रुका? अलवर के इसी बाला दुर्ग में रुका, अलवर के इसी बाला दुर्ग के अंदर रुका। तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। बाबर पूरा एक दिन और एक रात इस बाला किले के अंदर रुका। तो ये बाला किला राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? ये बाला किला राजस्थान के इस अलवर जिले के अंदर है। इसी तरीके से राजस्थान के अलवर जिले के अंदर एक जगह है नीमराणा। तो नीमराणा फोर्ट कहाँ है? इसके ऊपर भी ध्यान रखें। नीमराणा का किला कहाँ है? नीमराणा का किला राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है। बस एक चीज पूछी जाती है कि नीमराणा का किला पंचमहल के नाम से जाना जाता है। नीमराणा का किला उसको किस नाम से जानते हैं? पंचमहल के नाम से प्रसिद्ध किला राजस्थान का नीमराणा का किला, पंचमहल के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का किला ये नीमराणा का किला। देखो छोटे छोटे किले हम एक एक दो दो साथ में कर ले तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम 20 भाग के अंदर राजस्थान के दुर्ग की श्रृंखला को कंप्लीट कर पाएंगे। आप लोगों का स्नेह बना रहा तो दुर्ग के बाद में क्षत्रिय और बावड़ियों का टॉपिक भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।